गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ये छोटा सा टॉपिक है हमारी फिजिकल जियोग्राफी। यहाँ से स्टार्ट करनी है हमको, तो फिजिकल जियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए जियोग्राफी होता क्या है, एक्चुअली क्या है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी हमारा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जियो, दूसरा है ग्राफिया। ठीक है, इंग्लिश के दो वर्ड हैं, जियो एंड ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन। ठीक है, यानी पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा जो है अपने आप में अपूर्ण है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जियोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है इससे बहुत ज़्यादा विस्तृत है। सिर्फ पृथ्वी का वर्णन करना जियोग्राफी नहीं कहलाता है। इसके अलावा पृथ्वी के वर्णन के साथ ही विभिन्न देशों के निवासियों, उनके रहन सहन, मुख्य धरातलीय आकृतियों, ठीक है, जैसे हम लोग पर्वत पठार मैदान, इनका सबका अध्ययन किए थे। इसके अलावा विभिन्न क्रियाएं जैसे इस पर ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वार भाटा, लहरें, इन सब आदि जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, इन सब का अध्ययन इसके तहत करते हैं। ठीक है, तो एक बृहद संकल्पना है। ठीक है, अगर इसके अलावा फिजिकल जियोग्राफी अगर हमें पढ़ना है तो पृथ्वी की उत्पत्ति को सबसे पहले जानना पड़ेगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। इसकी उत्पत्ति को समझने के लिए आवश्यक है सबसे पहले हम ये जानें कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि जब सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी उसी टाइम पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। जिस प्रक्रिया से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई होगी उसी प्रक्रिया से क्या हुआ होगा, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। अगर हम बात करें तो पहले हमारे बीच में बहुत सारे मिथक विद्यमान थे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग धार्मिक संकल्पनाएं थी। जैसे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हम मानते हैं ओमकार से ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा कण था और उससे ओमकार की ध्वनि गूंजी और उसमें विस्फोट हुआ, और बहुत सारी ऐसी संकल्पनाएं जो विद्यमान थी उस आधार पर जो है हम मानते थे ओमकार से ईश्वर ने जो है ब्रह्मांड का निर्माण किया है। यानी ईश्वर की उस उत्पत्ति में, उपस्थिति में ब्रह्मांड जो है हमारा बना है। ठीक है, ऐसे जो है हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं थी। ईसाई धर्म वाले भी कुछ मानते थे कैसे ईश्वर ने बनाया है, और मुस्लिम धर्म वाले भी कुछ मानते थे। इसी तरह से जो है बहुत सारे लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच अभी हमारे पास कोई भी नहीं था। साइंस चुप बैठती थी, उसे कहा कि कुछ पता ही नहीं था, और जब उसे पता नहीं होगा तो शांत रहेगी। ठीक है, तो फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो पहला प्रयास इसके बारे में बताने का किया वो किसने किया, हमारे कास्ते द बफन नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे, कास्ते द बफन। इन्होंने 1749 में एक थ्योरी दी। थ्योरी का नाम था कॉमेट हाइपोथेसिस। कॉमेट यानी पुच्छल तारा परिकल्पना। ठीक है, तो पुच्छल तारा परिकल्पना से किसने दी थी, कास्ते द बफन ने। कब दी थी, 1749 में। ठीक है, सबसे पहली परिकल्पना ये थी। इसके बाद कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इसमें भाग लेने वाले तारों के आधार पर इन्हें दो भागों में हमने बांट दिया। ठीक है, एक तो हम बात करते हैं अद्वैतवादी यानी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, इसे हम लोग बोलते हैं पेरेंटल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें माना जाता है कि एक तारा था और एक ही तारे से सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, दूसरा हम मानते हैं कि जो है ये एक जो तारा था इसे हम पैतृक तारा मानते हैं, यानी एक पिता तारा मानते हैं, इसलिए इसको पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। दूसरा हम लोग मानते हैं कि दो तारों से ग्रहों की उत्पत्ति हुई, दो तारे परस्पर टकराए या आसपास से गुजरे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है क्या हुआ कि उत्पत्ति हुई अन्य ग्रहों की। ठीक है, तो इसे ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट बोला जाता है, द्वैतवादी। ठीक है, तो अद्वैतवादी यानी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी एक तारे से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है, और ड्यूअलिस्टिक यानी दो तारों से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है। दो भागों में इसको बांट के पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, तो कई सारी अवधारणाएं आई, कई सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग अवधारणाएं दी। जैसे कॉमेट हाइपोथेसिस हमारी कास्ते द बफन ने दी थी, हमारी किस पर आधारित थी, मोनिस्टिक यानी एक तारे पर। इसके अलावा गैसियस हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट ने दी थी 1755 ने, ये भी हमारी किस पर आधारित थी, हमारा मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट थी। न्यूबलर हाइपोथेसिस ने निहारिका परिकल्पना हमारी दी थी लॉपलास ने 1796 में भी, और इसका संशोधन फिर किया रॉस ने तुम्हारा। तो ये भी हमारा किस पे आधारित थी, हमारी ये भी हमारी सिंगल यानी एक तारे पर यानी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, अद्वैतवाद पे आधारित थी। ठीक है, इसके अलावा कई सारे एग्जांपल हमें डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट के मिलते हैं, जैसे ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस हमारी ये मिलती है, जैसे टीसी चैम्बरलिन ने दिया था। ठीक है, आप नोट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सारे। ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी है, चैम्बरलिन ने।
ज्वारीय परिकल्पना किसने दी है? जेम्स जीन्स ने। संशोधन इसका ज्वारीय परिकल्पना ने टिरल हाइपोथेसिस के संशोधन किसने किया था? जेफरीज ने किया था। ठीक है। बाइनरी स्टार थ्योरी किसने दी थी? एच.एन. रसेल ने दी थी। एच.एन. रसेल ने दी थी। इसके अलावा अगर बात करें द फिजन थ्योरी, विखंडन का सिद्धांत किसने दिया था? रॉस जन ने दिया था। न्यूबुलर क्लाउड थ्योरी, निहारिका मेघ सिद्धांत, वान वाइजास्कर ने दिया था। ठीक है। तो इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम डिटेल अध्ययन कर लेंगे। बाकी सबका आप बस ये याद कर लीजिए कि कॉन्सेप्ट किस में है, मोनिस्टिक है या ड्यूलिस्टिक है और किसने दिया है, बस इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो इसमें के बारे में जो प्रमुख सिद्धांत उनके बारे में जान ले। जर्मन दार्शनिक हमारे इमैनुअल कांट थे, उन्होंने इसके बारे में प्राथमिक मत दिया था। 1796 में हमारे गणितज्ञ एक थे लाप्लेस, जिन्होंने हमारा कौन सी हाइपोथेसिस दी थी? न्यूबरल हाइपोथेसिस दी थी, निहारिका परिकल्पना दी थी। अगर ग्रहों का निर्माण की बात करें तो ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवावस्था से संबंधित थे। ठीक। ग्रहों का निर्माण जो लैपलेस थे वो क्या मानते हैं न्यूबुलर हाइपोथेसिस में, कि ग्रहों का निर्माण जो हमारा है वो कैसे हुआ है? धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के एक बादल से हुआ है। पदार्थों का बादल यानी क्या? निहारिका। इसी से हुआ, सूर्य की युवावस्था से ये संबंधित थे। ठीक है। ये मानते हैं क्या? लैपलेस मानते हैं इसको। इसके अलावा चैम्बरलेन और मोल्टन ने जो है द्वैतारक सिद्धांत यानी बाइनरी हाइपोथेसिस दी थी। आपको बता चुके हैं चैम्बरलेन ने हमारी दी थी कौन सी? बाइनरी हाइपोथेसिस। ठीक है। तो थ्योरी बन गई बाद में। ब्रह्मांड ने एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा, यानी ये मान लो सूर्य था, ठीक है, ब्रह्मांड से कोई एक तारा यहाँ से निकल गया, यहाँ सही से जो क्रॉस कर रहा था, तो सूर्य के वो पास पहुँच गया। जब सूर्य के वो पास पहुँच गया तो क्या होगा? यहाँ से गुरुत्वाकर्षण प्रभाव दोनों के बीच में लागू हो जाएगा। ये अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, ये अपनी ओर इसको खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है सूर्य की सतह से सिगार के आकार का, किस आकार का? सिगार के आकार का, इन्होंने कहा कि कुछ पदार्थ अलग हो गया सूर्य से। ठीक है। यह तारा जो है जब सूर्य से दूर चला गया तो सतह से बाहर निकला हुआ भाग जो था, जब जो दूसरा वाला तारा था वो चला गया, तो जो सतह से बाहर सिगार जैसा भाग निकल आया था, यह क्या कि पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। यही धीरे धीरे क्या हुआ? संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा जो है किसने कहा था? चैम्बरलेन और मोल्टन ने। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी थ्योरी, द्वैतारक सिद्धांत इसको बोला जाता है। इसका समर्थन हमारा जो है सर जेम्स जीन्स ने भी किया था और सर हेराल्ड जेफरी ने भी इसका समर्थन किया था। ठीक है। 1950 की बात अगर करें तो रूस के आटो सिमिड और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ चेंजेस किए। ठीक है। न्यूबरल हाइपोथेसिस में कुछ बदलाव किए। कब? 1950 में। इनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। सूर्य के चारों तरफ क्या थी? ये सूर्य था, इसके चारों तरफ जो है हमारा ये सौर निहारिका जो है बनी हुई थी, जो हाइड्रोजन और हीलियम की बनी थी और धूलिकणों से बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्करी के आकृति में बादलों का निर्माण हुआ। ठीक। अब इन्होंने एक ही तारा लिया, एक ही तारे को कहा, इधर न्यूबुलर हाइपोथेसिस थी, इधर जो है नेबुला था चारों ओर, और ये क्या था? चपटी तस्करी के रूप में बदल गया धीरे धीरे घर्षण के कारण। ठीक है। उसके बाद अभिवृद्धि प्रक्रम के द्वारा जो है ग्रहों का यहाँ से निर्माण हो गया धीरे धीरे। वो क्या हुआ? यहीं से जो है तस्करी जो है बन गई चारों ओर सूर्य के, और उसके बाद धीरे धीरे उसी से जो है सारे ग्रहों का निर्माण हो गया सूर्य से निकल निकल के। अच्छा। इसके अलावा आधुनिक सिद्धांत की अगर बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो सबसे मान्यता प्राप्त तो सबसे अच्छा सिद्धांत माना जाता है अभी तक, जिसको हम लोग सब सच मान रहे हैं, सबसे ज़्यादा समर्थन जिसका है, वो माना जाता है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना बोलते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। आज भी क्या हो रहा है? यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड हो रहा है, प्रसार हो रहा है। जॉर्ज लेमेतेयर ने ये खोजा था, नाम याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेतेयर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी हमारी। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत क्या था? 1920 में एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड विस्तार के हमें अभी तक प्रमाण दिए हैं। ठीक है। 1920 में एडविन हब्बल ने हमें सिद्धांत दिए कि भैया अभी तक ब्रह्मांड जो प्रसार हो रहा है उसके बारे में हमको प्रमाण मिले हैं 1920 में। बिग बैंग थ्योरी की अगर बात करें तो आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था और तापमान और घनत्व तो अनंत था। ठीक है। मान लो एक छोटा सा एक गोलक था, एकमात्र परमाणु था ये। ठीक है। ये परमाणु इतना ज़्यादा सघन था कि इसका घनत्व तो कितना था? घनत्व यानी डेंसिटीज़ को हम कहेंगे, डेंसिटीज़ की कितनी थी? अनंत थी।
ठीक, इन्फिनाइट थी। ठीक है, इसका टेम्परेचर भी कितना था, इन्फिनाइट था, लेकिन इसका आयतन जो था वो बहुत कम था, छोटा था। ठीक है, सोचो बहुत छोटी चीज़ है, इसका बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर अनंत है, इसकी डेंसिटी यानी घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, घनत्व तो अनंत है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इतना ज़्यादा टेम्परेचर और घनत्व होने के कारण इसमें एक दिन क्या हो गया, बिग बैंग की प्रक्रिया हो गई, यानी ये विस्फोट हो गया, फट गया। इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रकार विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। ठीक है, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना करीब 13.7 अरब साल पहले हुई थी। कब हुई थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, इसके बारे में हमको अभी जो है कई सारे प्रूफ मिल चुके हैं कि ब्रह्मांड का आज भी एक्सपेंशन हो रहा है। जो हमारा ब्रह्मांड है, यानी ये इसके बीच की ग्रहों के बीच की दूरियां जो है आज भी बढ़ रही हैं, तो ये हमारा क्या है, क्या दर्शाता है कि ये ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। विस्तार के कुछ का कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। अब विस्तार के कारण बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकली और उसमें से कुछ ऊर्जा जो है पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। 1 सेकंड में बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ, एकदम मतलब यहाँ से इसे फटा और इसे एकदम सट यहाँ यहाँ इसे ग्रह जो है टूट टूट के फैल गए। ठीक है, बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ। ठीक, उसके बाद में 1 सेकंड अल्पांश में अधिक विस्तार हुआ, उसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया। ठीक, 3 मिनट के अंदर ही जब इतना तेजी से 1 सेकंड में विस्तार हुआ, उसके बाद 3 मिनट के अंदर जो है पहला परमाणु हमारा बन गया। बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान जो है 45 डिग्री केल्विन तक गिर गया। 3 लाख साल बाद तक हमारा तापमान कितना गिरा, 4500 डिग्री केल्विन तक धीरे धीरे गिर गया। परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, जिससे हमें एक एक ग्रह के बीच से दूसरे ग्रह के बीच में हमें दिखाई देने लगा। ठीक है, पारदर्शी हो गया। इसके अलावा बात करें ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो है बढ़ रही है। आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। हम किस आकाश गंगा में रहते हैं, मिल्की वे आकाश गंगा हमारे है। ठीक है, मिल्की वे, कौन सी, मिल्की वे। ठीक है, स्थिर अवस्था संकल्पना की अगर बात करें, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट, ये हायल ने दिया था। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड किसी भी समय में एक जैसा ही रहा है, कर जैसा है वैसे ही जिंदगी व्यवस्था, कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं है। अधिकतर वैज्ञानिक इस मत से सहमत नहीं है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको समर्थन मिलना ही नहीं था। ब्रह्मांड विस्तार संबंधी अनेक प्रमाण मिलने के बाद वैज्ञानिक समुदाय बिग बैंग थ्योरी के ही पक्ष में है। ठीक है, तो इतना आप जान लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा सौरमंडल के बारे में अपने जान लीजिए। इसके अलावा जो एडिशनल फैक्ट हमारा है वो आपको पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फिजिकल जियोग्राफी का आज ये पहला क्लास है, इसके बाद से फिजिकल जियोग्राफी आपकी थोड़े दिन चलेगी। तो जितने लोग फिजिकल जियोग्राफी पढ़ने के इच्छुक हैं उन सबको आप जो है इसमें आप शेयर कर दीजिए आपका पूरा सेशन, तो आपको जो है पता चलता रहेगा अगले अगले टॉपिक के बारे में। उसके बाद सौरमंडल की अगर हम बात करें तो सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। निहारिका और सौरमंडल का जनक हमारा जो है, निहारिका जो हमारा है वो सौरमंडल का जनक है। आपको बताए हैं निहारिका, नेबुला हाइपोथेसिस, तो निहारिका हमारे सौरमंडल का जनक है, लेकिन भाग नहीं है उसका। ठीक है, सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका। ग्रहों का निर्माण हमारा अगर बात करें तो 4.6 से 4.56 अरब साल पहले हुआ, यानी 4.6 बिलियन साल पहले। एक क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारे सौरमंडल में सूर्य तारा है, 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं। इसके अलावा जो है अन्य पिंड, यहाँ पर लाखों अन्य पिंड हैं जिसमें एस्टेरॉइड्स हैं और कॉमेट्स हैं, यानी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं। इन 8 ग्रहों में अगर बात करें तो भीतरी ग्रह जो हमारे हैं 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, क्योंकि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इनको इसीलिए क्या कहा जाता है, भीतरी ग्रह कहा जाता है। इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो धात्विक संरचना है किसके जैसी है, पृथ्वी के जैसी, इसलिए पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा बाह्य ग्रह हमारे 4 हैं, 4 बाह्य ग्रह हैं। इन्हें हम बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण के नाम से जानते हैं। जोवाइन ग्रह भी इन्हें कहा जाता है। जोवाइन ग्रह इसलिए क्योंकि जस्ट लाइक जुपिटर, यानी बृहस्पति के समान ये हैं सब, इनकी जितनी भी संरचना है सब बृहस्पति के समान है, इसलिए इनको जोवाइन ग्रह भी बोला जाता है। पार्थिव ग्रहों से ये काफी जो है आकार में बड़े होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, सघन वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जितनी भी जानकारी बाकी जो है वो आपको मिल जाएगी। अभी तक फोटो को भी
प्लूटो को, अच्छा इससे पहले जो है 9 ग्रह थे, पढ़े रहे हैं 9 ग्रह, ठीक है। तो प्लूटो को पहले हम लोग ग्रह मानते थे। उसके बाद जो है एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो हमारा है उसने जो है बैठक की अगस्त 2006 में। तो उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए जो हमारा एक कुछ दिन पहले एक खगोलीय पिंड हमने खोजा था, क्या नाम है उसका, 2003 UB 313, क्या नाम है उसका, 2003 UB 313 हमने इसका नाम रखा है। और प्लूटो, ये दोनों को हमने क्या कहा कि हम मान लेंगे बौने ग्रह, ठीक है। सॉरी, अगर बात करें हम जो हमारे सूर्य से नज़दीकी और दूरी की, तो ये हमारा सूर्य है, इसके सबसे नज़दीक हमारा बुध आएगा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ये हमारे 4 क्या हैं, ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद हमारा मंगल के बाद आता है बृहस्पति, के बाद आता है हमारा शनि, के बाद अरुण, के बाद वरुण। ये हमारे क्या हैं, बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं जोविनियो और इनको बोलते हैं पार्थिव, ठीक है। प्रमुख कुछ बिंदु बात करें। सुपरनोवा क्या होता है, एक मृतपाय तारा होता है। सुपरनोवा क्या होता है, जब मान लो एक तारा है, ठीक है, एक तारा, जैसे हमारा एक सूर्य एक तारा है, ठीक है। तो सूर्य जो है बहुत छोटा तारा है, इसे बहुत बड़े बड़े तारे हैं। तो बहुत बड़े बड़े तारे जब होते हैं तो ये जब अपनी डेथ स्टेज में आते हैं, मृत अवस्था में होने वाले होते हैं, तो ये 2 काम करते हैं। या तो ये जो है एकदम ठंडे हो जाते हैं, एकदम इनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और ये सफ़ेद हो जाएंगे, ठीक है। या तो ये दूसरा क्या काम करेंगे, विस्फोट करेंगे, ठीक है। तो विस्फोट करके छोटे छोटे पिंडों में विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। तो ये सुपरनोवा हमारा किससे संबंधित है, एक मृत तारे से संबंधित है, ठीक। इसके अलावा अंतरिक्ष में तारोमंडल की संख्या कितनी है, 88 तारामंडल कुल है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। एक सीमा होती है जिसके बाहर अगर तारे पहुंच जाते हैं तो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा, क्योंकि इसकी खोज जो की थी वो चंद्रशेखर हमारे एक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी हमारी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था, ये कॉपरनिकस ने, ठीक है। इससे पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी जो हमारी है उसका चक्कर सूर्य लगाता है, ठीक है। ये पृथ्वी है, इसका चक्कर सूर्य लगाता है, लेकिन फिर कॉपरनिकस ने बताया भैया ऐसा नहीं है, और ऐसा आपको खाली लगता है कि सूर्य हमारा चक्कर लगा रहा है, एक्चुअल में चक्कर जो हमारा है वो पृथ्वी लगाती है, और पृथ्वी सूर्य का ग्रह है, तो सौरमंडल के केंद्र में है, और पृथ्वी जो है सारे ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता है। तो किसने हमको बताया था, कॉपरनिकस भैया एक थे हमारे, उन्होंने बताया था, ठीक है। तो इन ग्रहों के बारे में जो आप डिटेल जैसे आपको जाननी होंगी, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे गर्म जो है हमारा सूर्य है, जैसे सबसे छोटा हमारा बुध है, सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति है, ठीक है। इसके अलावा शुक्र को हम भोर का तारा, ये सब जो भी आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ये आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हमारे जो ग्रुप है पढ़ ले बेटा पढ़ ले, उसमें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको। और बाकी इसके अलावा जितना भी आपको नेक्स्ट जानकारी आपकी जो होगी, जियोमॉर्फोलॉजी आपकी स्टार्ट होगी वहाँ से, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्ड अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ये हमारा जो है हमारा स्टार्टिंग का वीडियो है, ट्रायल वीडियो है, इसके बाद से आपका जो है चलने लगेगा आपका फिजिकल जियोग्राफी, उसके लिए आप एकदम तैयार हो जाइए। धन्यवाद।